अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं हैदर वड़ैच और आप देख रहे हैं सिविल वर्ल्ड विद हैदर वड़ैच। तो हमने जी टॉपिक स्टार्ट कर रखा था कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलते हैं आज के फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। आज का फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? कॉस्ट एस्टिमेशन, जी बिल्कुल, कॉस्ट एस्टिमेशन जो है ये कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं होता। प्रोसेस पेमेंट प्रोसेसिंग कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होता है। रिस्क मैनेजमेंट भी हिस्सा होता है और सब कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन भी कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होता है। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में ये सारी स्पेसिफिकेशंस होती हैं और पेमेंट कैसे होगी वो होगा, रिस्क मैनेजमेंट का तरीका, सब कॉन्ट्रैक्टर अगर लाने हैं तो उसकी सारी शिकें होंगी। तो ये सारे का सारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। लेकिन ये जो कॉस्ट एस्टिमेशन है ये कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आती। इवन जब हम बिडिंग करते हैं तो बिडिंग से पहले हम एस्टिमेशन ज़रूर बनाते हैं, ठीक है। तो बिडिंग करने के लिए तो हम एस्टिमेशन ज़रूर बनाएंगे, लेकिन उसको जो है उस एस्टिमेशन को कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं वो आएगा, ठीक है। बाद में जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में वो जो हमारी स्पेसिफिकेशंस होती हैं उसका हिस्सा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डज द फोर्स मेजोर, ये फोर्स मेजोर काज कवर, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स मेजोर, ये होता क्या है? ये एक्चुअली अनफोर्सीन प्रोजेक्ट डिले, जो किसी जो है अनफोर्सीन प्रोजेक्ट डिले, मतलब ऐसा प्रोजेक्ट में डिले आया जो कि मतलब तवक्को नहीं था। फॉर एग्जांपल अगर वार आ गई या कोई फ्लड आ गया या कोई ऐसी सूरत हाल बन गई कि जिसमें प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू रखना पॉसिबल ना हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जी फोर्स मेजोर। और इसमें इसकी वजह से जो प्रोजेक्ट आपका डिले होगा, जो प्रोजेक्ट लेट होगा, उस पे कोई पेनल्टी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पड़ेगी। इवन जो है लिक्विडिटी डैमेजेस नहीं होंगे। और बल्कि जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उस टाइम अगर कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाती है तो वहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद फिर उसको दोबारा से कंटिन्यू किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट नेक्स्ट है जी, विच पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग वेरिएशन ऑर्डर। अब जो वेरिएशन ऑर्डर है वो कौन इशू करेगा? ठीक है, क्लाइंट तो कर नहीं सकता, क्लाइंट तो काम करवाने वाला बंदा है, वो वेरिएशन ऑर्डर क्यों करेगा? उसको तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। वेरिएशन क्या? स्कोप चेंज हो जाना। वेरिएशन ऑर्डर मतलब कोई हमने स्कोप चेंज किया, उस स्कोप चेंज करने की वजह से बजट ज़्यादा भी हो सकता है और बजट कम भी हो सकता है, और मैक्सिमम चांस ये होते हैं कि बजट ज़्यादा हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है या कोई रोड हमने कंस्ट्रक्ट करना है, तो मतलब कहीं लैंडस्लाइडिंग होगी, या लैंडस्लाइडिंग वो तो रास्ते में बाद में आई ना, वो एस्टिमेशन में पहले तो नहीं था, ठीक है। तो वो भी अब हटाना है रास्ते से, तो उसके लिए अब वेरिएशन आर्डर होंगे, ठीक है। तो ये कौन करेगा जी? ये इंजीनियर करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द टिपिकल रिटेंशन परसेंटेज डिडक्टेड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट। जब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट दी जाती है, अब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट वैसे हम रनिंग बिल भी देते हैं और उसके बाद फाइनल बिल भी होता है, ठीक है। रनिंग बिल को हम इंटीरियम पेमेंट भी बोलते हैं और फाइनल बिल तो वैसे ही फाइनल बिल है ना। तो डिडक्शन हम जो है 5% नहीं, ये 10% जो है ना, हम 10% जो है डिडक्शन करते हैं। वैसे रिटेंशन परसेंटेज में 5 से 10% होता है, लेकिन आप जो है वो ज़्यादा जो है वो जो है 10% पे ही रिलाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में हम मोस्टली जो है वो 10% ही डिडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, विच कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स इज यूज्ड व्हेन ओनली द सिंगल सप्लायर इज अवेलेबल। जब सिर्फ एक ही सप्लायर अवेलेबल हो, मतलब कोई एक ही सप्लायर है या कॉन्ट्रैक्टर ही एक है और आपने कोई काम करवाना है, तो हम क्या करेंगे? मतलब पूरे टेंडर डॉक्यूमेंट बनाएंगे, फिर जो है वो उसको जो है ना टेंडर नोटिस होगा, फिर उसके बाद वो सबमिट करवाएगा? नहीं, बल्कि है ही एक कॉन्ट्रैक्टर। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? इस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं सिंगल सोर्स कॉन्ट्रैक्ट। और ये सिंगल सोर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, इसको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मतलब
अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन गई है, इमरजेंसी की सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल केनाल की बात करते हैं तो केनाल का एक बैंक ही जो है ना वो उड़ जाता है, कोलैप्स हो जाता है, स्लिप हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद फौरी काम करना पड़ता है। अब अगर हम फौरी काम नहीं करवाएंगे, उसके लिए पहले हम टेंडर नोटिस ये वो आगे पीछे चक्रों में चले जाएंगे तो वो टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये इमरजेंसी का काम, या फिर लैंडस्लाइडिंग हो गई है, लैंडस्लाइडिंग होने के बाद वो रोड तो हम जो है वो 10 दिन 20 दिन 50 दिन मतलब 2 महीने बंद तो नहीं कर सकते, पहले टेंडर नोटिस होगा, फिर वो आगे जी टेक्निकल जो है प्रपोजल होगी, फिर उसके बाद फाइनेंशियल प्रपोजल होगी, मतलब पूरे तरीकाकार को फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए एडवांस में टेक्निकल प्रपोजल जो है वो ली हुई होंगी, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है इमरजेंसी वर्क, किसी भी इस किस्म का इमरजेंसी वर्क आ जाता है तो उस सूरत में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग की जाती है, या फिर सिंगल सोर्स कॉन्ट्रैक्ट भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एक्सेलरेशन क्लॉज। ये जो एक्सेलरेशन क्लॉज होती है इसका पर्पस क्या होता है, मतलब क्लॉज जो है इसका पर्पस ये है कि अगर रेट्स इन्फ्लेशन की वजह से एक्सेलरेट हो जाएं, मतलब रेट ज़्यादा हो जाएं, तो उसको जो है वो मैनेज करने के लिए जो है ना एडजस्ट करने के लिए ये क्लॉज बनाई गई है। ये इसका क्या फंक्शन है जी, पर्पस क्या है जी, एडजस्ट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ड्यू टू द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से वो वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए ये काम आती है ये क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डज द टर्म प्रैक्टिकल कंप्लीशन, ये जो प्रैक्टिकल कंप्लीशन टर्म है इसका क्या मतलब है। अब प्रैक्टिकल कंप्लीशन का मतलब है कि कोई काम है वो प्रैक्टिकली कंप्लीट है, ठीक है। अब इसको हम ये कह सकते हैं कि ये कंप्लीट है पर है नहीं, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब होगा कि काम कंप्लीट है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई कंस्ट्रक्शन की है, उस कंस्ट्रक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन उसका जो लाइबिलिटी पीरियड है वो स्टार्ट है, उसके जो है वो पंच लिस्ट किए हुए जो डिफेक्ट्स हैं उसको जो है वो अभी कंप्लीट करना है, ठीक है। मोस्टली काम 100% कंप्लीट है, लेकिन उसके जो डिफेक्ट्स हैं वो हमने पंच लिस्ट इंस्पेक्शन के बाद पंच लिस्ट बनानी है, उस पे जो है ना छोटे मोटे काम जो होंगे वो देखे जाएंगे, या इसके अलावा 1 साल वो लाइबिलिटी में 6 माह से 1 साल तक वो लाइबिलिटी पीरियड होगा, उस लाइबिलिटी पीरियड में जो भी छोटे मोटे काम होंगे वो किए जा सकते हैं, उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, प्रैक्टिकली क्या होगा जी, ये होगा जी, प्रोजेक्ट कैन बी यूज्ड फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस, ठीक है, जो उसका पर्पस है उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, विच डॉक्यूमेंट इज इशूड आफ्टर प्रैक्टिकल कंप्लीशन, जो प्रैक्टिकल कंप्लीशन है उसके बाद कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो इशू किया जाता है, मतलब काम तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, अब प्रैक्टिकली उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाद हम डिफेक्ट लाइबिलिटी जो सर्टिफिकेट है ये हम शाया करते हैं या पब्लिश करते हैं, या उसको सर्टिफिकेट देते हैं कि काम कंप्लीट है, डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड अब स्टार्ट हो गया, तो उस दिन से डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लिक्विडिटी डैमेजेस, ये लिक्विडिटी डैमेजेस क्या है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लिक्विडिटी डैमेजेस क्लास क्या होती है, ठीक है। लिक्विडिटी डैमेजेस क्या होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर को पनिशमेंट होती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर ने अगर स्पेसिफिक जो उसके पास टाइम था उससे ज़्यादा टाइम लग गया, उसने उस ड्यूरेशन में अपना काम कंप्लीट नहीं किया, तो उसको पनिशमेंट के तौर पे उसके अमाउंट से कोई डिडक्शन की जाती है लिक्विडिटी डैमेजेस की मद में। तो ये जो क्लास है ये क्लास क्या देखती है, डिफाइन प्रोजेक्ट पेनल्टी फॉर डिले, बिल्कुल यही ऑप्शन होगा, ठीक है, कि हम पेनल्टी की मद में जो है ना जो डिले हुआ उसको पेनल्टी की मद में जो है उसकी डिडक्शन की जाती है। अच्छा जी, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 10 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की कंपोनेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है इसमें जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द की कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। पेमेंट टर्म, तो ये टर्म पेमेंट की टर्म तो हर कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होती है, ठीक है। प्रोजेक्ट स्कोप भी होता है। मटेरियल प्रिक्योरमेंट लिस्ट, ठीक है, ये जो लिस्ट है ना ये
प्रिक्योरमेंट लिस्ट, अब सारी चीज़ों का खरीदना, उसकी एक लिस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होती, ठीक है। जबकि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका क्या मैकेनिज्म होगा, ये भी जो है कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। ये मटेरियल प्रिक्योरमेंट लिस्ट जो है ये जो है वो की कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट है जी, व्हाट डज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सिग्निफाई। ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है? मतलब एक्सेप्टेंस नाम से ही जाहिर है कि एक्सेप्ट कर लेना। आपने कोई प्रपोजल दी, नेक्स्ट पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसको मतलब वो एक्सेप्टेंस होगी। लेकिन वो अगर एक्सेप्टेंस को भी लेटर में ले आएगा तो वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होगा। मतलब कोई बिडिंग हुई, डॉक्यूमेंट पूरे टेंडरिंग हुई, टेंडर के बाद जो भी उसका प्रोसीजर है फॉलो किया, और उसके बाद जो है वो अथॉरिटी ने या प्रिक्योरमेंट एजेंसी ने या गवर्नमेंट ने जो है किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को जो है ना वो अलॉट कर दिया। तो अलॉट करने के लिए जो नोटिस या वो जो फर्स्ट लेटर निकालेगा उसको कहेंगे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो ये क्या हो जाए जी, कॉन्ट्रैक्टर कन्फर्मेशन टू टेंडर अवार्ड, ठीक है। मतलब जो है कन्फर्मेशन हो जाएगी कि इस कॉन्ट्रैक्टर को वो जो टेंडर है वो अवार्ड हो चुका है। नेक्स्ट है जी, विच डॉक्यूमेंट इज लीगली बाइंडिंग वंस साइंड बोथ पार्टीज। मतलब बोथ पार्टी के दरमियान जो बाइंडिंग होगी वो मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट होगा जो बाइंडिंग करेगा, वो होगा जी एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट जी? कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दी मोबिलाइजेशन एडवांस। देखें, ये मोबिलाइजेशन एडवांस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका क्या पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को अथॉरिटी जो है या क्लाइंट या अथॉरिटी जो है वो पे करेगी, एडवांस में पे करेगी ताकि वो काम कर सके, ठीक है। तो इसका क्या पर्पस है जी? हेल्प कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट इनटू इनिशियल वर्क्स। जो इनिशियल वर्क का स्टार्ट है वो कॉन्ट्रैक्टर ले सके, इसलिए जो है मोबिलाइजेशन एडवांस दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को। नेक्स्ट है जी, विच एंटिटी प्रोवाइड्स आर्बिट्रेशन सर्विसेज फॉर इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर देखें क्वेश्चन क्या है, विच एंटिटी प्रोवाइड द आर्बिट्रेशन सर्विसेज, कौन सी ऐसी जो है वो मतलब ऐसा इनमें से कौन सा एक ऐसा जो है वो फेडरेशन है या कोई ऐसा रूल है जो किसको देख रहा है जी? आर्बिट्रेशन सर्विसेज को देख रहा है फॉर इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट। अगर इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है तो आर्बिट्रेशन सर्विसेज कौन दे रहा है? पेपरा? नहीं जी, पेपरा तो एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेशन अथॉरिटी है, जो कि रेगुलेशन अथॉरिटी है। मतलब मतलब आपने जी बिड सिक्योरिटी इतनी होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। मतलब एक रेगुलेशन जो है अथॉरिटी है, ठीक है। तो ये उस डिस्प्यूट को या कन्फ्लिक्ट को जो है वो ख़त्म करने के लिए नहीं है, ये आर्बिट्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है जी, फीडिक की बात करें तो फीडिक भी एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है ये नहीं है, आर्बिट्रेशन सर्विसेज नहीं देता, ठीक है। नेक्स्ट है जी, ACI होता है अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट। अब कंक्रीट इंस्टीट्यूट का क्या ताल्लुक कि आप वो आर्बिट्रेशन सर्विसेज करें, ठीक है, ये भी नहीं है। ICC होता है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो ये जो है ये यूँ समझ लें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है। आर्बिट्रेशन की इंटरनेशनल कोर्ट होती है, ये एक्चुअली कोई कोर्ट नहीं होती, ऐसा समझ कि एक मतलब उस तरह कोर्ट का नहीं होता, लेकिन चैम्बर है एक, ठीक है, जहाँ पे जो है ना ये जो है आर्बिट्रेशन सर्विसेज होती हैं। मतलब ये मेरा ख्याल है फ्रांस और पेरिस में जो है ना ये मतलब वहाँ पे है। और ICC इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द मिनिमम बिड सिक्योरिटी। अच्छा, बिड सिक्योरिटी, अब ये हम आगे इसी कोर्स आउटलाइन में ना एंड पे पढ़ेंगे। पेपरा रूल 2004। अब पेपरा रूल के मुताबिक ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये पेपरा रूल के राइट लेफ्ट चल रही हैं। मतलब कि पेपरा रूल ये कहता है कि जो जो बिड सिक्योरिटी है ना, अब बिड सिक्योरिटी कितनी होनी चाहिए? इतनी नहीं जी, इतनी होनी चाहिए। किस जगह पे लिखा हुआ है? कौन कहता है? किधर लिखा हुआ है इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो पेपरा रूल बने हुए हैं, उस रूल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कितनी होनी चाहिए? पेपरा ये कहता है कि 5% से कम होनी चाहिए, जस्ट,
पेपरा ये नहीं कहता कि मिनिमम इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। मतलब मैक्सिमम तो डेफिनेटली 5% होगी ना, तो पेपरा ये कहता है कि बिड सिक्योरिटी 5% से कम होनी चाहिए। लेकिन हमारी प्रैक्टिस में ये है कि हम दो, हाँ, लेकिन जो है ना, पीईसी के रूल की बात करें ना, पीईसी के एक अपने रूल हैं, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट हैं, वो ये कहते हैं कि 5% से तो बिलो होनी चाहिए। लेकिन फिर ये देखना है कि अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना, तो बिड सिक्योरिटी थोड़ी ली जाए, ठीक है, तो मिनिमम फिर 2% ली जाती है। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट है तो पूरी 5% बिड सिक्योरिटी के मद में लिए जाएं। तो जी मिनिमम अगर बिड सिक्योरिटी की बात होगी तो वो 2% होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिटिंग इशुएंस गारंटी इन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर सबमिटिंग इशुएंस गारंटी इन कॉन्ट्रैक्ट। तो जी कॉन्ट्रैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, कॉन्ट्रैक्टर ही जो है वो पे करेगा ना गारंटी के तौर पे। वो परफॉर्मेंस बॉन्ड की शक्ल में हो सकता है, वो एडवांस बॉन्ड की शक्ल में हो सकता है, मतलब वो सिक्योरिटी बिड की शक्ल में हो सकता है। तो ये कौन देगा? ये कॉन्ट्रैक्टर ही देगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, विच कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स इज सूटेबल फॉर एमरजेंसी रिपेयर। अगर एमरजेंसी रिपेयर है, ठीक है, तो एमरजेंसी रिपेयर में हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ज़्यादा सूटेबल होगा। तो मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि अगर एमरजेंसी है तो एमरजेंसी में हम किसी कॉन्ट्रैक्ट की तरफ नहीं दौड़ पड़ेंगे जी, आओ जी सारे आके बैठो जी सारे, मतलब हम नोटिस जाया करते हैं, कोई लमसम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर हम कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या यूनिट रेट करते हैं, कोई रेट कोई चीज़ नहीं। हाँ ठीक है, एक हमारा एमआरएस होता है, जो काम है वो हमने पे तो उसको जो है ना वो किसी जो है वो एमआरएस शेड्यूल के मुताबिक ही पे करना होता है ना। लेकिन यह है कि निगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। निगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग भी कह सकते हैं या सिंगल सोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। मोस्टली एमरजेंसी काम पड़ा, फटाफट हमने जो है ना बंदे से बातचीत की, निगोशिएशन की, ठीक है, तो क्या होगा जी, निगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट, ये एमरजेंसी वर्क में होगा। आगे है जी, व्हाट डज सब्सटेंशियल कंप्लीशन। अब ये सब्सटेंशियल कंप्लीशन क्या होगा? ये भी ऐसी कंप्लीशन होती है कि मतलब आप यूँ समझें कि बन तो गई, लेकिन ये है कि कंप्लीट है लेकिन कंप्लीट नहीं है। उसी तरह वही चीज़ है कंप्लीशन, मतलब कि हमारी 100% कंप्लीशन है लेकिन माइनर वर्क्स अभी रहते हैं, यानी कि मेजर वर्क्स इज डन बट माइनर डिफेक्ट्स रिमेन, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिटिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट। अच्छा जी, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये कौन जमा करवाएगा? ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्लाइंट ने क्या करनी है जी? प्रोग्रेस रिपोर्ट क्लाइंट को तो चाहिए होती है ना कि हाँ भाई मेरा काम कितना हुआ, तो नहीं जी। इंजीनियर तो देखें वो तो मुमकिन है जो है वो दूसरे दिन चक्कर लगाए, तीसरे दिन चक्कर लगाए, वो तो क्लाइंट है ना। इंजीनियर को आप एक सेकंड के लिए क्लाइंट ले लें, ठीक है। तो क्लाइंट जो है वो कंसल्टेंट जो है वो क्लाइंट को तो अपनी तरफ से प्रोग्रेस रिपोर्ट दे सकता है, लेकिन डेली बेसिस पे जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है ना वो कॉन्ट्रैक्टर ने देना होती है। कंट्रैक्टर प्रोग्रेस रिपोर्ट देगा क्लाइंट को या अथॉरिटी को या फिर कंसल्टेंट को। क्यों? क्योंकि उस प्रोग्रेस रिपोर्ट पे जो है ना उसकी फिर इंस्पेक्शन की जा सके, फिर जो है वो उसको पेमेंट जो अगर हमने करनी है 25% पे या 50% काम होने पे जो पेमेंट करनी है उसको वेरीफाई करेगा फिर इंजीनियर, यानी कि क्लाइंट वेरीफाई करेगा, और उसके बाद जो है ना वो पेमेंट रिलीज़ की जाएगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर होगा। नेक्स्ट है जी, आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्टेप। अच्छा जी, कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के स्टेप्स को जो है ना वो जो है ना मतलब कि विच डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्टेप। तो कौन डिटेल प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है जी वर्क स्केड्यूल। ये पूरा स्केड्यूल होता है, पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।